आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस। अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ग्रिपेन ई और तेजस मार्क 2 के बारे में। नॉर्मली जब दो प्लेटफॉर्म्स के बारे में बातचीत होती है तो एक प्लेटफॉर्म के बारे में आप पॉजिटिव चीजें बोलते हैं और दूसरे प्लेटफॉर्म के बारे में नेगेटिव चीजें, ताकि जो नरेटिव पुश करने की कोशिश आप कर रहे हैं वो चलता रहे। देखिए, हम सभी ह्यूमन बीइंग हैं और हम सभी के बायस होते हैं और वो बायस आपको कहीं ना कहीं दिखाई देता है। मेरे पर्सनल बायस किसी से छुपे हुए नहीं है और मैं हमेशा ये चाहता हूँ कि भारत में हेवी इंजीनियरिंग कैपेबिलिटी ऐड हो, चाहे वो प्राइवेट में हो या पब्लिक में, लेकिन इंडिजिनस हो। जब आप फॉरेन ओईएम के सिस्टम्स को भारत में असेंबल करते हैं तो उससे कोई भी सिग्निफिकेंट कैपेबिलिटी नहीं आती है। हाँ, 25 साल पहले आती थी क्योंकि तब हमारी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी और ज्यादा खराब थी। अब जब यहाँ पर बेसलाइन सेट हो गई है तो आइए बात करते हैं तेजस मार्क 2 और ग्रिपेन के बारे में, लेकिन एक प्लेटफॉर्म वर्सेस दूसरा प्लेटफॉर्म नहीं, बल्कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के बारे में। इस वीडियो के दौरान हम लोग बात करेंगे कि स्वीडन ने ग्रिपेन को किस तरीके से मैनेज किया है और उसके उलट भारत ने तेजस मार्क 2 प्रोग्राम को किस तरीके से मैनेज किया है। देखिए, अगर साब की बात की जाए तो वो 1947 से जेट्स बना रहे हैं। उनका पहला जेट था साब 21, फिर उन्होंने साब 29 बनाया और फिर बनाया साब 32 लैंसन। ड्रेकन की अगर बात की जाए तो ये एक आइकॉनिक फाइटर जेट था और फिर आया विजन, जिसके बाद बनाया गया साब ग्रिपेन। यानी कि इस कंपनी के पास में सेंचुरीज का एक्सपीरियंस रहा है एयरक्राफ्ट बनाने में। बेसलाइन ग्रिपेन को जब डिजाइन किया गया था तब आइडिया था कि आगे चलकर जब ज्यादा पावरफुल इंजन्स अवेलेबल होंगे तो इसके ऊपर ज्यादा पावरफुल इंजन्स लगाकर ज्यादा बेहतर फाइटर जेट बनाए जाएंगे। अगर ग्रिपेन ई की बात की जाए तो जहां बेसलाइन ग्रिपेन में GF404 का प्रयोग किया जाता है, वहीं पर ग्रिपेन ई को GF414 के साथ में पार किया जा रहा है और उसके हिसाब से प्लेटफॉर्म के ऊपर कुछ छोटे मॉडिफिकेशंस किए गए हैं ताकि इस ज्यादा पावरफुल इंजन को अकोमोडेट किया जाए। अब ग्रिपेन ई के अगर कॉन्ट्रैक्ट की बात की जाए तो साल 2013 में ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था कि ग्रिपेन सी और डी को मॉडिफाई करके ग्रिपेन ई बनाया जाएगा जो कंपैरेटिवली ज्यादा पावरफुल जेट होगा। ये मेरे वर्ड्स नहीं है, साब की ऑफिशियल रिलीज अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले में है। इसी ऑफिशियल रिलीज के हिसाब से ये एयरक्राफ्ट साल 2018 में बनकर तैयार होना था। नेचुरल है कि जब आप फाइटर जेट जैसे कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट को हैंडल करते हैं तो बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज आती हैं और अगर यूरोप की स्पेसिफिकली बात की जाए तो वहाँ पर हर कुछ नेटो स्टैंडर्ड में बनता है। इस वजह से ऑफ द शेल्फ लगभग हर तरीके का सेंसर अवेलेबल है, लेकिन फिर भी चीजों को इंटीग्रेट करने में समय लगता है। 2 दिन पहले स्वीडिश आर्म फोर्सेस का एक ट्वीट आया था जहां पर उन्होंने बताया कि उनका पहला ग्रिपेन ई उनको डिलीवर कर दिया गया। यानी कि साल 2013 में कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग के बाद में साल 2025 में पहला एयरक्राफ्ट डिलीवर हो रहा है और आप सभी को यहाँ पर समझना पड़ेगा कि ये वही एयरक्राफ्ट है जो ग्रिपेन एनजी नाम से MMRCA में ऑफर किया गया था। इसके उलट अगर भारत के तेजस मार्क 2 प्रोग्राम की बात की जाए तो इस प्रोग्राम को लेकर इनिशियली बातचीत शुरू हुई थी साल 2009 में। सोर्स की बात की जाए तो GE का वो डॉक्यूमेंट जहां पर GF414 को लेकर कॉन्वर्सेशन हुई थी, लेकिन किसी भी फाइटर जेट के डेवलपमेंट का जो सबसे पहला स्टेप होता है वो होता है PDR, यानी कि प्रिलिमिनरी डिजाइन रिव्यू। साल 2014 का PDR फेल हुआ था और डिसाइड किया गया था कि इस एयरक्राफ्ट के ऊपर और ज्यादा चेंजेस की आवश्यकता है ताकि ये कम से कम ग्रिपेन ई स्टैंडर्ड का एयरक्राफ्ट बन सके। हालांकि बाद में जब साल 2017 में चीजों को स्टडी किया गया तो इस एयरफ्रेम में और ज्यादा पोटेंशियल देखे गए और इवेंचुअली साल 2019 में डिसाइड किया गया कि आज का तेजस मार्क 2 प्रोग्राम एग्जैक्टली कैसा दिखेगा। अभी तक का जो प्रोसेस हम लोग डिस्कस करते आए हैं उसमें डिजाइन इवॉल्व हो रहा था और ये समय समझ में आता है, लेकिन अगर साल 2019 में चीजें डिसाइड होने के बाद में CCS अप्रूवल आता है साल 2022 में तो ये डिले जस्टिफाई नहीं की जा सकती। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इसके तुरंत बाद से फंड रिलीज नहीं हुई थी। फंड रिलीज में फर्दर 1 साल लगा है और साल 2023 के अंत में ये फंड रिलीज होना शुरू हुआ है। एग्जैक्टली ये डिफरेंस है कि किस तरीके से स्वीडन ने अपना प्रोग्राम मैनेज किया है और किस तरीके से भारत ने। ये बात सच है कि स्वीडन का प्रोग्राम डिले हुआ है और ये डिले समझ में आती है क्योंकि उनकी डिले टेक्निकल है, लेकिन भारत के केस में एक चीज को डिसाइड करने में 3-3, 4-4 साल लग जाती है। वो डिले किसी भी तरीके से जस्टिफाई की ही नहीं जा सकती। मार्क 2 के इंजन को लेकर अभी भी कॉम्प्लेक्सिटीज हैं और भारत सरकार की तरफ से ये चीज क्लियर कर दी गई है कि जब तक GF404 की 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं होगी तब तक प्रोटोटाइप नेक्स्ट स्टेज पर नहीं जाएगा। इन इंजन को लेकर US और भारत के बीच में जो डील इस साल के अंत में साइन होने वाली थी उसके ऊपर भी ट्रेड वॉर के काले बादल छाए हुए हैं और अभी तक ये चीज क्लियर नहीं है कि ये डील आगे बढ़ेगी या नहीं। देखिए, इस समय ADA के पास में GF414 इंजन मौजूद हैं और अगर भारत सरकार चाहे तो इन इंजन के साथ में प्रोटोटाइप बन सकता है जिसके इंजन आप बाद में चेंज कर सकते हैं। कम से कम जब ये एक बार प्रोटोटाइप बनकर तैयार हो जाएगा तो सब सिस्टम्स की टेस्टिंग हो सकेगी और कुछ इसी तरीके की अप्रोच फ्रांस ने इनिशियली रफाल के केस में फॉलो की थी। देखिए, हमारी तरफ से हमेशा कोशिश होती है कि इंजीनियरिंग की बात की जाए, मैन्युफैक्चरिंग की बात की जाए, प्रोडक्शन की बात की जाए। ये सारे के सारे प्रोसेस भारत जैसे देश के लिए अभी कॉम्प्लिकेटेड हैं क्योंकि इस देश में इकोसिस्टम बन रहा है। 15-20 साल पहले जब भारत फॉरेन ओईएम के सिस्टम्स को भारत में असेंबल करने की बात करता था तब वो चीजें अलग थी और आज जब हम लोग उन्हीं चीजों को असेंबल करने की बात करते हैं तो चीजें अलग हैं।
यहाँ से 10-15 साल बाद में चीजें और ज्यादा अलग होंगी और उसके हिसाब से आपको अपनी अप्रोच फाइन ट्यून करनी पड़ेगी। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।